Countrywide. ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए बाढ़ प्रबंधन और मानसून की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के प्रभावी उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। नमस्कार। कंट्री वाइड कार्यक्रम लेकर मैं मनोज पाठक हाजिर हूं। मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है। देश भर में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है और कुछ स्थानों पर तो इतनी बारिश हुई और स्थितियां विकट हो चली हैं। ऐसे में बाढ़ और मानसून की चुनौतियां, कैसे हम अपने नुकसान को न्यूनतम करें और कठिन आपदा से किस तरह उबरें, इसी विषय पर आज हम इस अंक में मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। अपनी चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के जाने माने इस क्षेत्र के आपदा विशेषज्ञ प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी को। प्रोफेसर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि मॉनसून की प्रवृत्तियों में हम एक बदलाव पिछले कुछ समय से देख रहे हैं। कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़ पहले भी आती थी, लेकिन अब की बाढ़ और अब की सुखाड़ दोनों ही स्थितियां चिंताजनक हो जाती हैं। खासतौर से अभी जो देश के कई प्रदेशों में कई स्थानों पर जो बारिश की बौछारें हुई हैं, उनसे बाढ़ की आपदा आ गई है, उनसे निपटने के लिए हमारी क्या सब तैयारियां हैं, पहले तो हम यही समझना चाहेंगे और कैसे हम अपने नुकसान को कम कर सकते हैं ऐसी परिस्थितियों में। इस पर चर्चा की शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे हम। इस विषय में आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हर साल मानसून में बारिश काफी ज्यादा मात्रा में जब होती है तो कई आपदाएं घटित होती हैं और इसके लिए हम पहले से पूर्व तैयारी करते हैं। जून के महीने में सभी स्टेट्स जो हमारे हैं उनके रिलीफ कमिश्नर्स की केंद्रीय सरकार द्वारा एक मीटिंग गठित की जाती है और उसमें ये सब चर्चा की जाती है कि आने वाले मौसम के क्या पूर्व अनुमान है और उसकी वजह से किस किस तरह की आपदाएं घटित हो सकती हैं, जिसके लिए हमें तैयार रहना है और निपटना या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो पहली तो तैयारी हमारी यही होती है कि मौसम विभाग हमें पूरे मानसून सीजन का जो भी सूचना देता है कि आने वाला इस बार का मानसून कैसा रहेगा, उसको ध्यान में रखते हुए पूर्व तैयारियां की जाती हैं कि कहां कहां कौन कौन सी आपदाएं संभावित हैं और उसके लिए किस तरह की तैयारियों की जरूरत है। एक तो ये विभाग संबंधित तैयारियां हो जाती हैं जो हमारा आपदा प्रबंधन विभाग देखता है। दूसरी तरफ जनता की तैयारी भी, जन समुदाय की तैयारी भी बहुत जरूरी है। तो जनता को भी ये संदेश दिया जाता है कि समय समय पर कैसा मौसम होने वाला है, उसका क्या पूर्वानुमान है। जो हमारा भारत मौसम विभाग है वो हर हफ्ते अपनी मौसम की पूर्वानुमान की जो भी चेतावनियां होती हैं वो जिला प्रशासन और पब्लिक के साथ भी अपनी वेबसाइट के जरिए शेयर करता है। उन्होंने कुछ अपनी मोबाइल एप्स भी बनाई हैं, जैसे मौसम है, मेघदूत है, दामिनी है, जिनके जरिए भी ये सूचनाएं आपके मोबाइल तक पहुंचती हैं, जिसके जरिए आप ये जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो पहला तो यह है कि विभागों को तैयार करना और उचित संसाधन उपलब्ध कराना और सबकी जो है जिम्मेदारी तय करना कि कौन क्या करेगा। और इसके साथ ही हमारा जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होता है उसको भी तैयार रखा जाता है 24/7 365 डेज कि कोई भी ऐसी आपदा की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जीवन रक्षा की जा सके। तो इसमें सब तरह के उपाय किए जाते हैं, न सिर्फ ह्यूमन लाइफ के लिए, इवन लाइफ स्टॉक भी जो रिस्क पे होता है उसको और वाइल्ड लाइफ को भी बचाने की कोशिशें की जाती हैं। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे प्रोफेसर साहब कि हाल के दिनों में अपेक्षाकृत अन्य विकसित देशों से यदि हम तुलना करें अपने यहाँ, तो आपदा प्रबंधन लाखों लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेज गति से सुरक्षित बचा लिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ कहाँ कमियां रह जाती हैं जहां पर कि हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, जहां तक मौसम के पूर्व अनुमान का सवाल है उसमें काफी तकनीकी तौर पर तरक्की की गई है। बहुत सारे डॉपलर वेदर रेडार जो स्थानीय मौसम की सूचना हमें अच्छे तौर पर दे सकते हैं, जिस पे रिलाई किया जा सकता है, का उपयोग किया जा रहा है। परंतु उसके बावजूद भी जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है जहां पर ज्यादातर क्लाउड बर्स्ट, लाइटनिंग, भूस्खलन या बाढ़, त्वरित बाढ़ जैसी आपदाएं होती हैं, वहां पर ये काफी मुश्किल होता है जानकारियां सही तरीके से हासिल करना।
हालांकि हम कई मल्टी मॉडल्स को यूज करते हैं, उसके बावजूद भी सही सूचना कई बार सही समय पर नहीं मिल पाती है। तो इसमें सबसे बड़ा ये होता है कि पहले तो अगर सूचना है तो जैसा आपने बता रिक्तीकरण करते हैं हम कि जो भी आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं वहां से जो लोग उसमें फंस सकते हैं उनको पहले निकाल लिया जाता है। परंतु उस सब के बावजूद भी कई आपदाएं ऐसी होती हैं जिसमें लोग फंस जाते हैं और उसमें कैजुअलिटीज भी हो जाती हैं। तो उस समय में हमारे पास एक गोल्डन आवर्स या पीरियड का टाइम होता है जिस समय में सबसे ज्यादा जानें बचाई जा सकती हैं। भूस्खलन हो, बाढ़ हो, इसमें बहुत कम समय हमें गोल्डन आवर्स की टर्म में मिलता है जब ज्यादा से ज्यादा जानें बचाई जा सकती हैं। इसका दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि ये आपदाएं ऐसे क्षेत्रों में होती हैं जो दुर्गमगामी होते हैं, जहां पर पहुंचना बहुत कठिन होता है। वहां का ग्रेडियंट स्टीप होता है, वहां का एल्टीट्यूड हाई होता है और वहां पर जो आने जाने की व्यवस्थाएं हैं वो भी सीमित होती हैं। तो इस वजह से कई बार हम लोगों को एयर ऑपरेशंस भी करने पड़ते हैं रेस्क्यू में, इवैक्यूएशन में, और कई बार हम लोग जो है स्थानीय टीम है जो हमारी स्टेट लेवल की भी आपदा मोचन बल होती है, जैसे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है, एनडीआरएफ की टीम है, ऐसे एसडीआरएफ भी गठित की गई है और डिस्ट्रिक्ट्स को भी कहा गया है कि आप अपनी भी क्विक रिस्पांस टीम्स बनाइए। अब ऐसे में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो हम पानी का अनुमान तो लगा रहे हैं परंतु उसके साथ जो मलबा आता है उसका अंदाज नहीं लगा पाते हैं और मलबा कटाव बहुत करता है और पानी के साथ जब मलबा आता है तो उसकी कटाव की जो बल शक्ति है वो कई गुना हो जाती है। तो आपने देखा होगा अक्सर कई जगह हमारे पुल के पुल बह जाते हैं, सड़कें बह जाती हैं, मकान बह जाते हैं। तो ये सब होता है और इसके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा कि हम लोगों को पहले से सूचित करें और उनको सुरक्षित स्थलों पर सुरक्षित मार्गों के जरिए ले के जाएं। तो ये सब तैयारियां पहले से करनी होती हैं और इसमें सबसे बड़ी सहभागिता और साझेदारी हमारे जन समुदाय की है। जब तक कि हम जन चेतना नहीं लाते और लोगों को जागृत नहीं करते कि आप आपदाग्रस्त क्षेत्र में अगर रह रहे हैं और काफी मात्रा में बारिश होने की संभावनाएं हैं तो उस समय आप सचेत रहें, जागृत रहें और तैयार रहें। ताकि रात में होता क्या है कि जब बारिश होती है तो अंधेरा हो जाता है, लाइट भी चली जाती है, रास्ते नजर नहीं आते हैं। तो उसके लिए हम मॉक ड्रिल्स और प्रैक्टिसेस की भी बात करते हैं। एक और चीज जो इस पे मैं संज्ञान में लाना चाहूंगा कि अब ये सावन का महीना जैसे चल रहा है तो हमारे कांवड़ यात्रा भी चल रही है जिसकी तरफ हमारा कई बार ध्यान नहीं जाता और वो भी काफी ज्यादा मात्रा में लोग जाने लगे हैं और बड़े बड़े दुर्गामी स्थलों पर जाते हैं। उनको भी बड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि जब लोग काफी भीड़ भाड़ में होते हैं या जैसे लाइटनिंग के इवेंट्स हो जाते हैं और वो मेटल के कलश लेके जाते हैं और पानी लेकर जाते हैं जो कंडक्टर्स के काम करते हैं, तो ऐसे में दुर्घटनाओं की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। तो एक तो हमारा जो पिलग्रिमेज सीजन है जो मई में शुरू होता है, नॉर्मली अक्टूबर में एंड होता है और बीच में बड़ा सीजन हमारा जो है मानसून के समय में रहता है। तो ट्रैकिंग भी लोग जाते हैं, पिलग्रिमेज के लिए भी जाते हैं और टूरिज्म के लिए भी जाते हैं। तो इन सब की वजह से वहां पर ज्यादा संख्या एकत्रित हो जाती है, ज्यादा वाहन इकट्ठे हो जाते हैं और ज्यादा दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे प्रोफेसर साहब कि बिजली गिरने से मरने की घटनाएं पूरे देश में बढ़ रही हैं अपेक्षाकृत पहले की तुलना में। इससे बचने का क्या, आपने कहा कि कड़े वगैरह आकर्षित करने में होते हैं, ऐसे और कौन से उपाय हो सकते हैं? एक तो बाढ़ की स्थिति में बड़े पैमाने पर यदि पानी आ गया है नदियों के माध्यम से बारिश के कारण से तो जल जमाव होगा, उससे नुकसान अपनी जगह, लेकिन बिजली चमकने बिजली गिरने से जो आपदाएं हो रही हैं उनसे कैसे निपट सकते हैं? कभी भी जब लाइटनिंग होती है उससे पहले थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, क्लाउड बर्स्ट इवेंट्स होते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप कहाँ पर हैं। पहले तो आप घर के अंदर हैं या बाहर हैं, आप ओपन एरिया में हैं जहाँ से लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकता है तो और आउटडोर्स में हैं तो आपको नो डाउट एक क्लोज एरिया में चला जाना चाहिए, स्टडी हाउसेज में जाना चाहिए और वहां पे अपने बचाव के लिए कोशिश करनी। एक जो है मिथ है लोगों को कि पेड़ तले चले जाएंगे तो लाइटनिंग का इम्पैक्ट नहीं हुआ, ये उल्टा है। आप अकलौते बड़े पेड़ तले चले जाते हैं तो लाइटनिंग का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे ही कई लोग छाता लेके चल जाते हैं मेटल पेड़ के पास तो वो और हाइट बढ़ जाता है और मेटालिक एलिमेंट के साथ में और बिजली लगने की घटनाएं ज्यादा हो जाती हैं। और इसके साथ ही अगर आपको, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि हमें करना क्या है, कई लोग लेट जाते हैं जमीन पे, वो भी गलत है। तो उस समय में उकड़ू बैठ के दोनों हिल्स इकट्ठे करके और नी में अपना हेड डालते हुए
वो बैठ जरूरी होता है ताकि बिजली का प्रभाव कम से कम किया जा सके। अगर आपके पास में कोई ऐसा स्थल है निकटतम जगह पर जहाँ पे कवर्ड एरिया है तो आपको उसमें जाना चाहिए और वहां पर अंदर ही रहना चाहिए जब तक ये क्लाउड बर्स्ट और लाइटनिंग के इवेंट्स रुक नहीं जाते। उसके 30 मिनट के बाद ही आप कहीं बाहर निकलना चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान देना। परंतु अगर सपोज करो आप बहुत बड़े जंगल में जा रहे हैं, ट्रैकिंग की जैसे मैंने बात की, हो सकता है आप किसी वन क्षेत्र में है, तो वन क्षेत्र में है तो वहां के लिए ये चीज काम नहीं आएगी। तो वहां पे घना जहाँ पे पौधों का समूह हो तो उसके नीचे जाना चाहिए ताकि वो करंट जो है ना वो बॉडी ले ले नेचुरल, पर आपकी बॉडी के थ्रू नहीं जाए। तो क्लाउड का जो करंट का प्रवाह ग्राउंड में जाता है जब, तब आदमी उसका शिकार हो जाता है। जानवर हैं, जैसे जानवरों को भी हमें अंदर उसमें ले जाना चाहिए किसी बंद क्लोज्ड एरिया में, ओपन एरिया में। तो ये सब चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर यदि हम ये समझना चाहें कि बुनियादी ढांचे के स्तर पर, साथ ही जो अर्बन हमारा प्लानिंग है उसके स्तर पर, यदि हम दिल्ली शहर को ही उदाहरण ले लें, एनसीआर एरिया को ले लें, तो बारिश के दिनों में थोड़ी सी बारिश बहुत अधिक संकट का कारण बन जाती है। यातायात के लिए पानी जमा हो जाता है। यानी हम इस आपदा से मानसून के सीजन में अपने ड्रेनेज सिस्टम को या स्टॉर्म वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं? क्या करना चाहिए हमें? दिल्ली की आपने बात की, अगर आपको याद हो जुलाई 2023 में दिल्ली में बाढ़ का स्वरूप देखा गया और काफी मेहनत कश करके लोगों को बचाया गया। चेन्नई की बाढ़ 2015 दिसंबर की आपको याद हो, बेंगलोर में हुई, हैदराबाद में हुई। जहां शहरीकरण हो रहा है वहां जो आपने कहा कि जो हमारा जल निकासी का प्रबंधन है वो बहुत जरूरी हो जाता है। जितने भी ड्रेनेजेस हैं पहले तो वो उस कैपेसिटी के नॉर्मली नहीं होते जितनी वहां पे पॉपुलेशन रिसाइड करती है, परंतु जो कैपेसिटी भी है, क्षमता है नालों की, वो भी पूरा काम नहीं करती है अगर उसमें से मिट्टी, गर्दा, पॉलीथीन ये सब नहीं निकाले जाते और क्लीनिंगनेस मानसून से पहले अच्छी तरह से नहीं की जाती है। तो कई कारण बन जाते हैं कि जब बारिश का पानी को ना तो ग्राउंड फिल्ट्रेशन का टाइम मिलता है क्योंकि सारा कंक्रीटाइज हो चुका है हमारा शहरीकरण, और दूसरा जो पानी सरफेस से नालों में जा रहा है उसमें क्षमता कम हो जा रही है। तो और तीसरा हम लोग जो है अंडरपासिस बना रहे हैं जो लो लाइंग एरियाज होते हैं, वहां पानी इनंडेशन हो जाता है। लोगों को अंदाजा नहीं लगता कि पानी का लेवल कितना है और लोग उसमें फंस जाते हैं। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी, पावर लाइन्स, ट्रांसफार्मर्स, पोल्स, इनमें करंट लगने का बहुत डर है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पानी की वजह से इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, करंट पानी में आ गया, तार गिर गई और कोई व्यक्ति उसकी टच में आ जाता है और मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक कंट्रोल रूम है वो ग्राउंड फ्लोर पे है और इनंडेशन हो गया और लीकेजेस करंट की हुई तो खतरा बढ़ जाता है। तो ना सिर्फ आवाजाही की व्यवस्थाओं में या पानी के इनंडेशन की वजह से सामग्रियों के खराब होने में, परंतु सबसे बड़ा खतरा जो है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का है। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लें तो अगर आपने अनप्लग नहीं किया बारिश के टाइम पे, लाइटनिंग के टाइम पे, तो वो उससे प्रभावित हो सकते हैं। तो इस दुष्प्रभाव को रोकने के लिए जैसे हमारा मौसम खराब होता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कम से कम यूज करें और उनको अनप्लग करके रखें। तो ये सब चीजें जो है एक समन्वय बनाने की जरूरत है सभी विभागों में और सभी व्यवस्थाओं में, और जनता की साझेदारी बहुत जरूरी है इसमें। प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी, आपने बड़ी ही उपयोगी और आम जनता के समझ में आने लायक शब्दों में बताया कि हमें कहाँ नीतिगत स्तर पर काम करना है और कहाँ व्यक्तिगत स्तर पर सतर्क रहना है ताकि मानसून की आपदा में अपना बचाव करने के लिए हम खुद सामने आ सके। तो श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और सभी श्रोतागणों का। अभी आप सुन रहे थे बाढ़ प्रबंधन और मानसून की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के प्रभावी उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। Countrywide